बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष का आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना प्रश्न है वो है स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के पश्चात लिखे गए हिंदी उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। बात एक ही है, प्रवृत्ति या विशेषता। तो आज़ादी के बाद यानी 1947 के पश्चात हिंदी कथा साहित्य में क्या परिवर्तन आया, यानी क्या ऐसी स्थितियां उपन्यासकारों के सामने आई जो उन्होंने उन घटनाओं को विषय वस्तु के रूप में अपनाया। तो पहली जो विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से प्रेमचंद के समय ही समाज में एक जागृति सी जैसी आ गई थी। प्रेमचंद ने ही सबसे पहले अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमचंद के पश्चात भी 1947-1950 के पश्चात भी जो हिंदी उपन्यास लिखे जा रहे थे उनमें भी सामाजिक क्रांति उपन्यासकार लेकर आए थे। उस समय जो सबसे प्रमुख जो थी बात वो थी वर्ग विषम, आर्थिक विषमता, यानी समाज का एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, उन दोनों के बीच में असमानता वाली स्थिति पैदा हो गई थी। वर्ग भेद, राष्ट्रीय आंदोलन, देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें भी सामाजिक चेतना उपन्यासकारों ने विषय वस्तु को आधार बनाया। देश की आज़ादी के पश्चात लोगों के सामने, भारतीय जनता के सामने जो मुख्य समस्या आई थी वो थी बेरोजगारी। लोगों को उम्मीद थी कि जब लोकतंत्र स्थापित होगा तो नए सिरे से रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये सारे मानवीय संबंध, अकेलापन, भटकाव, ये सारी स्थितियां थी वो सामाजिक क्रांति को लेकर आई थी। अगली जो विशेषता है विद्रोह का स्वर। विद्रोह का स्वर समाज में पनपा, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिला तो युवा था जो रोजगार की आवश्यकता थी वो विद्रोही हो जाता है। उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में ऐसे पात्रों का चयन किया जो उन संबंधों को स्वीकार नहीं करता जो उसे आगे बढ़ने से रोकते थे। आखिरी दाव उपन्यास की जो नायिका होती है चमेली, वो भी अपने पति के अत्याचारों को सहन नहीं करती और एक प्रकार से विद्रोह कर देती है और तलाक वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अज्ञे का जो उपन्यास है नदी का द्वीप, इस उपन्यास का जो नायक भुवन, वो भी सामाजिक बंधन, विवाह को स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये उपन्यासकारों ने इन विद्रोह के पात्रों को भी अपने उपन्यासों में अपनाया है। गांधीवादी मानवतावाद, गांधी जी के जो सत्य, प्रेम, अहिंसा जो सद्गुण थे, इनसे प्रभावित होकर भी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में इन सद्गुणों को समेटने का प्रयास किया। ये जयंत कुमार और इलाचंद जोशी जी, इन्होंने भी गांधी जी से प्रभावित मानवतावाद को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। प्रेम से उत्पन्न जो पीड़ा है उसे जयंत कुमार ने अपने उपन्यासों की मूल प्रवृत्ति बनाया। जयंत कुमार के जो उपन्यास थे उनमें जो मूल प्रवृत्ति मिलती है वो आत्मपीड़न की है। भगवती चरण वर्मा का आग्रह परिस्थितियों पर है। हमारे सिलेबस में वर्मा जी का जो उपन्यास लगा हुआ है चित्रलेखा, उसमें भी स्पष्ट वर्मा जी कहते हैं कि पाप और पुण्य वाली कोई स्थिति नहीं होती, सब कुछ परिस्थितियों के अधीन होता है। और अज्ञे ने मानवतावादी सीमा में रहकर बौद्धिकता का परिचय दिया, यानी बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं अज्ञे जी। अगली जो विशेषता है वो है वैचारिकता। वैचारिकता, उपन्यासकार ये मानकर चलते हैं कि उपन्यास जीवन का चितेरा नहीं है, जीवन का विश्लेषण नहीं है, जीवन का वर्णन नहीं है, बल्कि क्या है, जीवन का समीक्षक, यानी उसकी आलोचना करने वाला। जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए, उसकी आलोचना करने वाला है। वह मूल्य देता है कि नया जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये सोचने के लिए उपन्यासकार पाठक को जागृत करता है। अगली जो विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिकता। मनोवैज्ञानिकता यानी मन की स्थितियों का अध्ययन करना। अज्ञे ने अपने उपन्यासों में असमान पात्रों को गौरव प्रदान किया है। ऐसे पात्र जिनकी सामाजिक वैल्यू, मूल्य नहीं थे, ऐसे पात्रों को भी अज्ञे ने अपने उपन्यासों में गौरव प्रदान किया। जयंत कुमार ने उन्हें सहानुभूति दी, लेकिन इलाचंद जोशी जिन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे थे
उन्होंने उन्हें धिक्कारा, धिक्कारने के बाद उन्हें सुधारने का प्रयास किया। इन तीनों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपन्यास लिखे हैं। अगली जो विशेषता है वो ऐतिहासिक चेतना। ऐतिहासिक यानी इतिहास से ली गई विषय वस्तु जो अतीत के गौरव का गान करती है। तो इतिहास से जो विषय वस्तु लेकर उपन्यास लिखे गए उनमें एक कौतूहल भाव पैदा होता है कि इतिहास में ये ऐसा रहा है। उसको पढ़ने से पाठक को इतिहास के साथ साथ वर्तमान को समझने का भी अध्ययन पता चलता है। इतिहास का प्रयोग मानव स्वरूप के स्पष्टीकरण और उसका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। मानव का स्वरूप इतिहास को समझने के लिए इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी इसमें सहारा लिया जाता है। व्यक्तिक चेतना 20वीं शताब्दी में आकर हिंदी उपन्यास सबसे ज्यादा फ्रायडवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववादी इन तीन विचारकों से बहुत प्रभावित हुए थे। अज्ञे ने अपने उपन्यास अपने अजनबी जो उपन्यास लिखा, इसे हिंदी का हम पहला अस्तित्ववादी उपन्यास मान सकते हैं, जिसका प्रकाशन लगभग सन 1960 के आसपास हुआ था। इस उपन्यास में जीवन संघर्ष की व्याख्या की गई है। मार्क्सवाद हम सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स के विचार ही मार्क्सवाद कहलाए। फ्रायड जिन्होंने मनोविश्लेषण का अध्ययन किया और लोगों को प्रभावित किया। अस्तित्ववादी चेतना आधुनिक जीवन की विसंगतियों का, अकेलेपन का, मानवीय संबंधों की कृत्रिमता का, इनका अध्ययन करना अस्तित्ववादी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों की विषय वस्तु में शामिल किया है। मनोविश्लेषण, फ्रायड ने अपने मनोविज्ञान में मन की 3 स्थितियां बताई, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। तो फ्रायड से प्रभावित होकर इन लोगों ने मन के आधार पर, मन की स्थितियों के आधार बनाकर जो उपन्यास लिखे, जो फ्रायड के अलावा युंग और एडलर से भी प्रभावित रहते। जयंत कुमार ने व्यक्ति के जीवन के अंतर्द्वंद को, उनके संघर्ष को अपने उपन्यासों में शामिल किया है। और लास्ट है वर्ण वस्तु निरूपण, यानी उपन्यास की विषय वस्तु कैसी थी। उपन्यास साहित्य समाज का दर्पण होता है और उपन्यास उसी साहित्य का एक अंग है। तो जैसी सामाजिक क्रांति, जैसा सामाजिक परिवेश जैसा दिखाई देता है साहित्य में, वो उपन्यासों में भी एक तरीके से दिखाई दिया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो उपन्यास लिखे गए 1950 के पश्चात, वो सामाजिक क्रांति, विद्रोह का स्वर आदि अनेक विशेषताओं से युक्त थे। धन्यवाद।